रितु और विराज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों का रिश्ता भी पक्का हो चुका था। लेकिन रितु को ऐसा ससुराल चाहिए था जिसमें उसकी सास ना हो। मेरी होने वाली सास तो एक नंबर की हिटलर है। मैं जानती हूँ कि वो विराज की भाभी को किस तरह से ट्रीट करती है। इतिहास गवाह है, हर सास अपनी बहू को नौकरानी बनाकर ही रखती है। लेकिन मैं वो नौकरानी बिल्कुल नहीं बनूंगी। तो फिर तू क्या करेगी रितु? शादी करके तुझे ससुराल तो जाना ही होगा, अपनी सास का सम्मान करना होगा। नहीं, ससुराल में अगर सास ही नहीं होगी तो फिर किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं आराम से चैन की सांस ले पाऊंगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे होगा रितु? उसका तोड़ भी है मेरे पास। तेरी वो आंटी फ्रेंड है ना, जो वो थिएटर में नाटक करती है। हाँ, उसका क्या रितु? तू मुझे उनसे मिलवा दे। अच्छा ठीक है बाबा, मिलवा दूंगी। लेकिन तेरी इस खुरापती खोपड़ी में आखिर चल क्या रहा है? मेरी होने वाली सास को घर से निकालने की प्लानिंग। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो और गिरीश के पापा अलग हो जाएंगे। उनका तलाक होगा और उन दोनों को अलग करेगी हमारे किराए की सौतन। अच्छा, तो उस औरत को उन दोनों के बीच फूट डालने के लिए भेज रही है तू? हाँ, तू एकदम सही समझी। रितु की सहेली उसके इस काम में साथ देती है और वो उस औरत को पैसे देते हैं। ये लो आपके पैसे चमेली जी। आपको मेरे होने वाले सास ससुर को अलग करना है एंड मेक श्योर कि मेरी सास घर छोड़कर चली जाए, ताकि जब मैं विराज के साथ शादी करके उस घर में जाऊं तो मुझे अपनी सास की सेवा ना करनी पड़े। ठीक है रितु, बस तुम पैसे टाइम पर दिया करना। बाकी ये सुंदरता का पिटारा चमेली तुम्हारे उस बूढ़े ससुर को अपना दीवाना तो बना कर ही रहेगी। हाँ, तो शुभ काम में देरी कैसी? जाओ। सुबह के इस वक्त गिरीश अंकल बगीचे में घूमते रहते हैं। ठीक है। फिर चमेली उस बगीचे में चली जाती है और वहां जाकर वो गिरीश को देखती है और उसके पास बैठ जाती है। जी खोलिए ना, मुझसे तो खुल ही नहीं रहा है। क्या क्या खोलने की बात कर रही है आप? हाजी, मैं तो ये कलाई पर बंधे हुए टाइट धागे की बात कर रही हूँ। आपको क्या लगा? कुछ भी तो नहीं। गिरीश चमेली के हाथ का धागा खोल देता है और तभी अचानक से चमेली उठकर वहां से जाने लगती है और जानबूझकर पत्थर से टकराकर गिरीश की गोदी में गिर जाती है। अरे, आप ठीक तो है ना? जी, आपने बचा लिया तो मैं ठीक तो होऊंगी ना? जी, चलिए ना, एक एक हो जाए। एक एक? अरे बाबा, एक एक चाय। जितने तेज आपके पैर चलने चाहिए वही इस उम्र में आप अपना दिमाग तेज चलाते हैं। रितु और उसकी सहेली उन दोनों के सारे फोटोज क्लिक करती है। फिर गिरीश चाय पीने के लिए मना करता है, लेकिन उसके बावजूद भी चमेली उसे जबरदस्ती चाय के स्टॉल पर ले जाती है। वहां पर भी रितु और उसकी सहेली उनके फोटोज क्लिक करते हैं। फैंटास्टिक, यही तो चाहिए था मुझे और वही हो रहा है अब। कल हम इन फोटोज को उनके घर भेज देंगे। अगली सुबह जब अखबार वाला घर के गेट पर अखबार छोड़कर जाता है, तभी वहां पर रितु भी चुपके से वो सारे फोटोज छोड़ देती है। जब शालिनी उन फोटोज को देखती है तभी, ये क्या? ये मेरा बुढ़ा पति इस बुढ़िया के साथ क्या कर रहा है? आखिर क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? फिर शालिनी गिरीश की पिटाई करती है। ये सब क्या है? ये तस्वीरें, ये लड़की कौन है? पापा, आपका अफेयर चल रहा है? अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम दोनों अपने मेल से भरे दिमाग में सोच रहे हो। ये तो कल ही मुझे पार्क में मिली थी और फिर मुझे चाय पिलाने के लिए भी ले गई। चुप रहो तुम। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ लव लपाटा कर रहे हो। इस उम्र में ये सब करते हुए आपको शोभा नहीं देता पापा। विराज, मेरा विश्वास करो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ कल ही इस औरत से मिला हूँ।
क्या आप पक्का सच कह रहे हैं? हाँ मेरी माँ। ठीक है फिर। और इस तरह से शालिनी और गिरीश की लड़ाई रुक जाती है। लेकिन चमेली अब हर रोज उस पार्क में आने लगती है और वो किसी ना किसी बहाने से गिरीश के साथ बात करने लगती है। एक दिन वो पार्क में बेहोश होने का नाटक करती है और तभी गिरीश बहुत घबरा जाता है। अरे ये क्या, इन्हें चक्कर कैसे आ गई? पानी। आंखों पर पानी छिड़कने के बाद भी चमेली होश में नहीं आने का नाटक करती है। लगता है इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वही रितु भी विराज के पास झूठ मूठ की कटी उंगली लेकर जाती है और शालिनी और विराज वो देखकर चौंक जाते हैं। हे भगवान, रितु बेटा, ये क्या हो गया तुम्हारी उंगली पर? वो दरअसल सब्जी कट करते हुए मुझे चाकू लग गया। बेटा जा, इसे हॉस्पिटल लेकर जा और इसे एक इंजेक्शन लगवा दे, वरना सेप्टिक इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ माँ। शालिनी आंटी, आप भी चलिए ना हॉस्पिटल में हमारे साथ। मेरे तो माँ पापा भी नहीं है और आप जब मेरे साथ होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है रितु, चलो। ये तो सिर्फ एक बहाना है, हॉस्पिटल में तो कुछ और ही बॉम्ब फूटने वाले हैं। रितु का नाटक कामयाब हो जाता है और वो शालिनी और विराज के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और तभी वहां पर शालिनी गिरीश को चमेली को उठाए हुए देख लेती है। आप, वो भी यहाँ पर? इसका मतलब आपने हमसे कल झूठ कहा था। आपने मेरी झूठी कसम खाई थी। आपका सच में इस चुड़ैल के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं शालिनी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। शालिनी गुस्सा और दुखी होकर वहां से चली जाती है और अब वो गिरीश से सीधे मुंह बात भी नहीं करती और उससे कटी कटी से रहने लगती है। फिर एक दिन अचानक गिरीश को वीडियो कॉल आता है। तुम, अब क्या बचा है? एक तो पहले ही तुम्हारी वजह से मेरे घर में बहुत कलेश हुआ है। सुनिए ना, इतना क्या भाव खा रहे हो? मैं जानती हूँ कि आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि आपके मन में भी मुझे देखकर लड्डू फूटते हैं, है ना? हाँ, मेरा मतलब नहीं यार, मेरी एक बीवी है, मेरे बेटे की शादी है कुछ दिनों में। ऐसे मत करो और मुझे बख्श दो। नहीं, चमेली अगर कोई बात ठान लेती है तो वो तो करके ही रहती है। ये सारी बातें शालिनी सुन लेती है और तभी वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। शालिनी, मेरी बात तो सुनो। सुनने के लिए कुछ और बचा भी है क्या? आपकी और आपकी प्रेमिका की बातें सुनकर ही मेरा मन भर गया। अब बस ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़कर ही चली जाऊं। शालिनी, सुनो तो मेरी बात। शालिनी वहां से चली जाती है। अगले दिन शालिनी रितु के जोड़े के बारे में बात करने के लिए उसके घर जाती है और तभी वो वहां पर चमेली को देखती है। प्लान तो एकदम सही जा रहा है। उस बुढ़िया और बुढ़ाऊ के बीच दूरियां भी आने लगी है। ऑसम। बस यूं ही उन दोनों के बीच फासले बढ़ाती रहूं ताकि मेरी होने वाली सास मेरे होने वाले ससुर को तलाक दे दे या फिर घर ही छोड़कर चली जाए, जिसके बाद मैं आसानी से उस घर में चैन की सांस ले पाऊंगी। क्या? इसका मतलब ये सारा किया धरा इस रितु का है? फिर शालिनी गिरीश और विराज को कॉल करके रितु के घर बुलाती है और उन दोनों के सामने भी रितु का असली चेहरा आ जाता है। छी रितु, छी, तुम इतनी नीच हरकत कर सकती हो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रितु। शादी के पहले ही तुम मेरी माँ का तलाक कराने चली थी और वो भी अपनी स्वार्थ के लिए। मुझे माफ कर दो विराज, गिरीश अंकल, शालिनी आंटी, वो मैं डर गई थी। आई एम रियली सॉरी। तुमने जो किया है वो सरासर गलत है। अरे तुम क्या मेरे माँ पापा को अलग करोगी? अभी इसी वक्त मैं तुमसे अलग होता हूँ। शादी के सारे कस्मे वादे इसी वक्त तोड़ता हूँ। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। नहीं विराज, प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे जैसे फैमिली मुझे कहीं नहीं मिलेगी।
अब बहुत देर हो गई है रितु। जो लड़की मेरे माँ पापा के साथ ऐसा कर सकती है वो मेरी बीवी बनने के लायक ही नहीं है। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। चलिए माँ पापा। फिर विराज अपने माँ पापा के साथ वहां से चला जाता है और रितु अपने ही खोदे गड्ढे में बुरी तरह गिर जाती है। ईशिता और नित्यम की हाल ही में शादी हुई होती है। ईशिता एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। उसमें सिर्फ एक ही कमी होती है कि वो भुलक्कड़ होती है। पहली रसोई के दिन ईशिता सबके लिए खीर बनाती है, लेकिन वो उस खीर में चीनी डालना ही भूल जाती है। उस खीर को चखकर सभी लोग मुंह बनाते हैं। हाय हाय, सुबह सुबह जुबान के स्वाद का सत्यानाश कर दिया। अरे ओ मॉडर्न अप्सरा बहू, तुझे इतना नहीं पता क्या कि खीर में चीनी मिलाई जाती है? ईशिता, बच्चा बच्चा भी ये बात जानता है कि खीर बनाने के लिए शक्कर मिलाई जाती है। आरती बेटा, ये सब इसके बहाने हैं। इसने जानबूझकर खीर में शक्कर नहीं मिलाई ताकि इसका स्वाद खराब होकर इससे हम फिर से खाना ही ना बनवाए। नहीं माँ जी, आप दोनों को कोई गलत फहमी हुई है। आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में भूल गई शक्कर डालना। अरे ऐसे कैसे भूल गई तुम? कुछ भी मतलब पहले ही दिन तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना और ऊपर से ये बहाने दे रही हो। अरे खीर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो चीनी ही होती है ना, तो वो कैसे भूल सकती हो तुम? अब तेरी सजा ये है कि तुझे हम लोगों के लिए फिर से खीर बनानी होगी और इस बार आकर मत कहना कि खीर में दूध डालना भूल गई, गधेड़ी कही की। ननंद और सास की बातें सुनकर ईशिता अब चौकन्ना होकर यूट्यूब पर वीडियो देखते हुए खीर बनाती है। अगले दिन आरती की बेटी पीहू की एग्जाम होती है। अच्छा सुनो ईशिता, कल पीहू का मैथ्स का पेपर है। अब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो तुम्हें इसकी पढ़ाई लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं और माँ बाहर जा रहे हैं, तब तक तुम पीहू को पढ़ा देना। कर पाओगी ना इतना काम? हाँ आरती दीदी, आप एकदम बेफिक्र रहिए। मैं हूं ना यहाँ पर। मैं इसकी अच्छे से पढ़ाई करके लूंगी। थैंक यू ईशिता। चलो माँ। विमला और आरती बाहर चले जाते हैं और ईशिता पीहू को सिखाने के लिए बैठ जाती है। लेकिन मैथ्स का पहला सम देखकर ही ईशिता का दिमाग भारी हो जाता है। ओह नो, ये सम्स, इसे मैं अब कैसे सॉल्व करूं? मुझे इसका फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा। अरे यार। क्या हुआ ईशिता मामी, आपको मैथ्स नहीं आता क्या? नहीं पीहू बेटा, वैसी कोई बात नहीं है। शाम से रात हो जाती है, लेकिन ईशिता को अब तक उस सम को सॉल्व करने का सही तरीका याद नहीं आता। तब तक आरती और विमला भी सैर सपाटा करके घर लौटती है। चलो, अभी तक तो ईशिता ने मेरी पीहू को अच्छे से पढ़ाकर बिल्कुल आइंस्टाइन बना दिया होगा। क्यों पीहू बेटा, हो गई तुम्हारी कल की एग्जाम की तैयारी? नहीं मम्मा, मामी ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। वो अभी तक पहले सम को ही सॉल्व नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। वो दरअसल मुझे ये सम सॉल्व करने ही नहीं आ रहा। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि ये कैसे करते हैं। क्या? सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे का मैथ तुम्हें याद नहीं आ रहा ईशिता? मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या तुमने? अरे अगर तुम्हें टाइम पास ही करना था तो फिर मुझे इस काम को करने के लिए हाँ क्यों कहा? फिजूल में ही मेरी बेटी का और मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अब पीहू कल के एग्जाम में क्या लिखेगी? बहू, ये तूने बहुत गलत किया है। मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा। चुप रहो तुम। ये सब तुम्हारे काम ना करने के नखरे हैं, इडियट कही की। आरती ईशिता से बहुत गुस्सा हो जाती है। बेचारे ईशिता के मन को कोई समझ ही नहीं पाता। फिर एक दिन घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए ईशिता गाड़ी लेकर बाजार चली जाती है। लेकिन आते वक्त
वो अपनी गाड़ी को बाजार में ही भूलकर पैदल घर आती है। अरे बहू, गाड़ी कहाँ है? तू तो जाते वक्त गाड़ी लेकर गई थी ना, तो फिर तू यूं हफ्ते हफ्ते क्यों आ रही है? ओ तेरी, मैं गाड़ी तो बाजार में ही भूल के आई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैं गाड़ी लेकर गई थी। क्या तेरे ऊपर वाले माले में सच में खोपड़ी है या कंकड़? कैसे अजीबो गरीब बातें करती रहती है तू। सॉरी माँ जी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं सच में भूल गई। अरे कोई गाड़ी कैसे भूल सकता है? माँ जी, बचपन में मेरे सिर पर चोट लग गई थी, जिस कारण मैं कुछ चीजें भूल जाती हूँ। हे भगवान, इसका मतलब उस दिन तुम सच में चीनी डालना भूल गई थी और मैथ्स के सम्स के बारे में भी तुम सच बोल रही थी। हाँ आरती दीदी, तू तो सच में एक बहू नहीं, आफत है आफत। पता नहीं किससे पाला पड़ गया हमारा। लेकिन इशिता, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये बात बताना भी मैं भूल गई नित्यम। इशिता, लेकिन अब जब भी तुम बाहर निकलोगी तब तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुम घर पर तो सबके साथ रहती हो, लेकिन अकेले बाहर जाने पर कुछ ना कुछ भूल कर आती हो। हाँ नित्यम बेटा, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। वो लोग फौरन बाजार में जाकर उस गाड़ी को वापस ले आते और उस दिन के बाद से नित्यम हमेशा इशिता के साथ बाहर जाने लगता है। एक दिन वो थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। तब वहां से घर आते वक्त, ईशु, तुम कहाँ रह गई थी यार? आगे आगे ही बढ़ती जा रही हो। रुको तो, कौन कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ईशु, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तो तुम्हारा पति हूँ नित्यम। नहीं, मेरा कोई पतिवती नहीं है। दूर रहो मुझसे, तुम मेरे पति नहीं हो। ईशु जानू, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? साथ में हमने 7 फेरे लिए हैं। ईशिता अब अपने पति को ही भूल जाती है। उन दोनों की बातें सुनकर आसपास के लोगों को नित्यम पर शक हो जाता है और वो लोग नित्यम को लोफर गुंडा समझकर मारने लगते हैं। क्या रे, लड़की को छेड़ता है? हाँ, छेड़ेगा क्या लड़की को? तेरी तो। वहां के लोग नित्यम को खूब मारते हैं। ईशिता वहां से घर चली जाती है और कुछ देर बाद नित्यम भी घर पर आता है। उसका पूरा होलिया खराब हो चुका था। फिर वो सबको सारा किस्सा बताता है। क्या इस डायन के कारण तुझे सबने इतना मारा? ईशिता, तुम अपने ही पति को कैसे भूल सकती हो? घर के बाहर चीजें ना भूले, इसीलिए मैं इसके साथ गया था। लेकिन ये तो मुझे ही भूल गई और साथ ही इतने सारे लोगों का मार भी खिलवा दिया। ईशिता नित्यम और उसकी शादी की फोटोग्राफ देखती है। तब उसे याद आता है कि नित्यम उसका पति है। ओ गॉड, मुझे माफ करना नित्यम। मैं तुम्हें ही भूल गई। सॉरी नित्यम, मेरी वजह से तुमने सबका कितना मार खाया और अब तुम्हारा पूरा बदन टमाटर की तरह लाल हो चुका है। बहू, अगर आज के बाद तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं माँ, अब इस ईशिता के भुलक्कड़पन को भगाने का एक ही रास्ता है और वो है एक पेन और डायरी। लेकिन आरती दीदी, डायरी और पेन से मैं क्या करूंगी? तुम्हें चीजें भूलने की आदत है ना, तो तुम उस डायरी में अपने सारे काम लिख सकती हो। अगर तुम कुछ भूल भी गई तो वह डायरी पढ़कर तुम्हें वापस सब याद आ जाएगा। ये तो बड़ा ही मस्त सुझाव है। ठीक है आरती दीदी, अब से एक मैं डायरी और पेन हमेशा साथ ही रखूंगी, ताकि जब भी कोई मुझे काम दे तो मैं उस काम को सही से पूरा कर सकूं। और रही बात आप लोगों को भूलने की, तो आप सब लोग मुझे फोटोज भेज दीजिए
ताकि वो मेरे फोन में सेव कर सकूं और आपके नाम को भी याद रख सकूं। ईशिता अब एक डायरी अपने पास ही रखने लगती है जिसमें वो उसे दिए गए सारे काम लिखा करती है। सब्जी वाले से आधा किलो भिंडी और आधा किलो टमाटर, परचू की दुकान से 2 मक्खन की टिक्कियाँ और छत और बरामदे की सफाई। बस यही सारे काम है ना आज के दिन? हाँ बहू, जल्दी से ये सारे काम निपटा दे अब, वरना मैं तुझे निपटा दूंगी यहाँ से। चल भाग अब। लेकिन थोड़ी ही देर में ईशिता पूरे घर को सर पर उठा लेती है और परेशान होकर हर जगह अपनी डायरी ढूंढने लगती है। क्या हुआ? इतनी परेशान होकर क्या ढूंढ रही है? माँ जी, मैं तो अपनी डायरी ढूंढ रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही पास थी, उसमें सारे काम लिखे थे मैंने, लेकिन डायरी कहाँ रखी है यही भूल गई मैं। ईशिता का ये नया कारनामा देख सभी लोग अपने सिर पकड़ लेते हैं। सत्यानाश हो इसका। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन ये नहीं सुधरने वाली।